हाँ जी, तो लंबे ब्रेक के बाद मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अराउंड है। आई वुड से दैट NISM इसको बहुत अच्छे से क्राफ्ट कर सकता था और ज़्यादा बेटर तरीके से इसको बना सकता था, बट ठीक है, जो है अपन उसमें से सबसे बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट इज वील अंडरस्टैंड कि भाई FNO ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनका ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो FNO ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर्स होते हैं वो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, एक्सचेंज के जो ऑर्डर मैचिंग रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कब ऑर्डर मैच होके बाय या सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, फिर किसी भी स्टॉक को कैसे FNO में लिया जाता है, क्योंकि देखो सेबी जो है ना, सेबी बताता है कि कौन से स्टॉक, एक्सचेंज बताता है कि कौन से स्टॉक्स का FNO हम अलाउ कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स का डिसअलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 7,500 लिस्टेड एंटिटीज है इंडिया में ऑलमोस्ट, राइट। एंड उसमें से क्लोज टू 200 ही FNO ट्रेडेबल है। क्लोज टू इतने ही 180 187 होगा शायद, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू कैन सी द क्वांटम, राइट। तो कुछ मेजर क्राइटेरिया तो होगा। ठीक है, वील अंडरस्टैंड दैट। एंड फिर लास्ट में है ना, हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस का एडजस्टमेंट समझेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब क्या होता है, डिविडेंड, बायबैक, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पे और FNO पे। ठीक है, ये चीज अपन प्रॉपरली इस चैप्टर में समझेंगे। और इसके बाद कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स हैं, जैसे उन्होंने बता दिया है कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या होती है, बट बेसिक एक उसने ओवरव्यू दिया, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राइट। तो अब बिना किसी देरी के अपन फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, बहुत टाइम के बाद आ रहा है, अपने को एल्गोरिदम को थोड़ा ठीक रखना है, राइट। तो वील जस्ट स्टार्ट इट ना, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो यार, मार्केट्स जब भी आप देखेंगे तो मार्केट्स है ना दो तरीके के होते हैं। मुझे नहीं पता है वापस क्यों इस लेवल पे लेके आ गए अपने को। ठीक है, घुमा फिरा के हर बार NISM आपको 25 साल पीछे, 30 साल पीछे लेके जाता है। सो आउटक्राई मार्केट, ओपन आउटक्राई मार्केट क्या होता है सर, है ना। मैंने आपको आप देखोगे, देखते से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज होती है। हाँ जी, आप देखो। ये स्टॉक खरीद रहे बेच रहे आपस में, ऐसे देख रहे हो आप। दिस इज हाउ द स्टॉक वॉज बॉट एंड सोल्ड। देखो जी, ओपन आउटक्राई मार्केट क्या है, समझ में आया आपको। ओपन आउटक्राई मार्केट मतलब लोग एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के खरीदते बेचते हैं, जैसा आप लोगों ने स्कैम मूवी में देखा होगा, जैसा आप लोगों ने गुरु मूवी में देखा होगा। गुरु मूवी में भी वो ले लिया दे दिया, राइट। दैट इज ओपन आउटक्राई मार्केट। चिल्ला चोट कर दो, क्राई करो, लड़ लो एक दूसरे से, राइट। क्योंकि आदमी के पास शेयर है और आदमी आदमी से खरीद रहा है उस रिंक में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो हम अभी देखते हैं जीरोधा, दैट इज आर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। कोई आपको पता ही नहीं आप कौन आपका बायर है कौन आपका सेलर है, राइट। बट आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि आपका स्टॉक का प्राइस क्या है, और आप अगर बाय करोगे तो बाय हो जाएगा, आप सेल करोगे तो सेल हो जाएगा। कौन सा ज्यादा बेहतर है मुझे बताओ। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ज्यादा बेहतर है। क्यों ज्यादा बेहतर है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। समझना, देखना, पहले क्या होता था पता है। पहले जब ओपन आउटक्राई मार्केट होता था ना, तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन इंदौर, से फॉर एग्जाम्पल, राइट, और मुझे उस जमाने में कोलगेट का स्टॉक खरीदना है, 1992 की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंदौर के एक ब्रोकर को बोलूंगा, सब ब्रोकर को बोलूंगा कि भैया यार एक कोलगेट का स्टॉक दिलवा दो यार। वो बोलेगा भैया कोलगेट का स्टॉक तो मिल ही नहीं रहा है किसी को भी, आपको कहाँ से दिलवा दें। तो बोले नहीं नहीं यार भैया प्लीज़ यार दिलवा दो, 100 स्टॉक दिलवा दो बस यार। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में 10 दिन पहले भाव देखा था कोलगेट के 160 रुपये, 160 रुपीज़। आपने उसको प्रे करा बहुत, उसने क्या करा, उसने मुंबई में फ़ोन लगाया अपने ब्रोकर को, है ना, कि सेठ कोलगेट के 100 स्टॉक मिल जाएंगे क्या। उसने बोला मिल तो जाएंगे लेकिन बहुत शॉर्टेज है, मारा मारी करके लेनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है लो आप। ठीक है, तो बोले किसी भी प्राइस पे चलेगा, तो बोले हाँ किसी भी प्राइस पे चलेगा। तो मुंबई ब्रोकर ने सब ब्रोकर इंदौर वाले को फ़ोन लगा के बोला, बोले शेयर्स तो मिल गए हैं बट 190 रुपीज़ पे मिले हैं, आपके क्लाइंट से एक बार पूछ लो कि चल जाएगा क्या। ठीक है,
सब ब्रोकर मुझे फ़ोन लगाता है और मुझे बोलता है कि सर शेयर तो मिल गया लेकिन बहुत मारा मारी थी सर, तो ये 195 रुपए के भाव पे मिल रहे हैं, चल जाएगा क्या? मेरी दलाली अलग से इस पे। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? जो 160 170 रुपीस का शेयर था वो मुंबई ब्रोकर ने सब ब्रोकर को बताया, ठीक है, और सब ब्रोकर ने 190 का बताया और सब ब्रोकर ने इंदौर में मुझे 195 का बताया। क्यों? क्योंकि मार्केट में लाइव रेट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। समझ रहे हो आप? मार्केट में आपको रेट दिखेगा एक दिन के बाद क्या हुआ है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मार्केट होने के बावजूद भी जो बिहेवियर होता था वो अनलिस्टेड जैसा होता था, राइट? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो आपको टिक बाय टिक का डेटा अवेलेबल है सर, एक एक मिनट का डेटा अवेलेबल है। समझना जरा, इसमें क्या है, कुछ की पार्टिसिपेंट्स की बात करी गई है ना, कि कुछ की मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, वो कौन कौन है वो हम लोग एक बार फटाफट कवर कर लेते हैं। समझना, ट्रेडिंग मेंबर कौन होगा? ट्रेडिंग मेंबर मतलब मेंबर ऑफ एक्सचेंज, जो खुद के लिए या अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है एनएससी में, तो आप डायरेक्टली एनएससी के ऑफिस के बाहर जाके तो बाय सेल कर नहीं सकते। आपको बीच में किसी ब्रोकर के यहां पर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वो जो ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर इज नथिंग बट अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सचेंज, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो आपके बिहाफ पर एक्सचेंज में ट्रेड करेगा बिकॉज आप उसके क्लाइंट हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर, क्या आप बता सकते हो कि कोई मेंबर कैसे होता है? ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो इधर, एनएससी मेंबर, कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, ये सारी कैटेगरीज है एनएससी में। ट्रेडिंग मेंबर बनना है आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या होनी चाहिए, फीस देख लो एक बार, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक एप्लीकेशन फीस बहुत नॉमिनल है, राइट। ऑल सेगमेंट चाहिए तो 5 लाख रुपए में आपको ट्रेडिंग मेंबरशिप मिल जाएगी, है ना। डिपॉजिट्स और नेटवर्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो देख लो आप एक बार, 85 लाख रुपीज चाहिए आपको हर सेगमेंट को एक्टिवेट कराने के लिए, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट आपका कुछ करोड़ में बनेगा, कुछ 2 4 5 करोड़ रुपए चाहिए, एंड यू विल बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल, है ना, लेट्स ओपन मोतीलाल ओसवाल का वेबसाइट, मेन वेबसाइट ओपन करता है। कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे लास्ट में आ जाओ इसमें, भैया लंका लगा देता है सेबी, समझ रहे हो, सब कुछ लिखना पड़ता है ए टू जेड, एवरीथिंग यू हैव टू राइट ओवर हियर, यहाँ पर मेंबर ऑफ बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, मैं इन सब का मेंबर हूँ। आपको और अगर इसके बारे में जानना है तो आप और घुसोगे यहाँ पर, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, राइट। ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ओवर हियर, व्हाई? बिकॉज इट इज मैंडेटरी बाय, देखो जैसे आप फॉर एग्जांपल एमसीएक्स और जो कमोडिटी रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स हैं तो उसने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। व्हेन इट इज अ डिस्क्लोजर रिलेटेड बोथ कमोडिटीज एंड एज वेल एज इक्विटी एक्सचेंज, तो उसने यहाँ पर पूरा डिस्क्लोजर दिया हुआ है, जो भी चीज़ें उन्हें डिस्क्लोज करनी है, राइट। कि हम रजिस्टर्ड एनालिस्ट नंबर लाइसेंस ये है, हमारा एमफी रजिस्टर्ड नंबर ये है, बीएससी एनएससी का लाइसेंस नंबर ये है, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर, राइट। सो ये ट्रेडिंग मेंबर होते हैं। ये क्या करेंगे, ये किसी भी एक्सचेंज के मेंबर बन जाएंगे, एंड ये अपने बिहाफ पर, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, मेंबर ऑफ एक्सचेंज। वैसे तो आप नोट्स को साथ में रेफर करते हुए पढ़ लोगे तो मतलब नोट्स में एक बार गो थ्रू तो आपको करना ही पड़ेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। मेंबर ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड फॉर क्लाइंट एंड फॉर सेल्फ ऑल्सो, खुद के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब जीरोधा को अगर कल को एज अ कंपनी कोई स्टॉक खरीदना है तो खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या हो गया? अब देखना, दो अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पर। एक्चुअली तीन अलग अलग मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जब ट्रेडिंग आप पूरी की पूरी करते हो। इन्होंने ये मिस्टेक कर दी, इन्होंने आपको ट्रेडिंग तो बताई बट ट्रेडिंग मैकेनिज्म टॉपिक रख दिया, बट वो पूरा मैकेनिज्म समझाया नहीं कि एक्चुअल में कैसे काम करता है। हाँ जी, देखिए तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है इंडिया में पता है। से फॉर एग्जांपल एक बायर है, ठीक है, इसको 100 शेयर बाय करने हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने ब्रोकर को बोलेगा कि भैया मेरे को बाय करना है, ठीक है। एक और कोई मान लो सेलर है यहाँ पर, इसको सेल करना है, ये भी क्या करेगा, ये भी अपने ब्रोकर को बोलेगा कि मुझे सेल करना है। ये जो दोनों ब्रोकर्स होंगे,
समझना इधर, ये जो दोनों ब्रोकर्स होंगे, क्या ये दोनों ब्रोकर्स एक एक्सचेंज के मेंबर होंगे? है ना, जिस एक्सचेंज पे ये अपने अपने ऑर्डर्स डालेंगे। तो आपने बाय ऑर्डर डाला, मैंने सेल ऑर्डर डाला। जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, अपने को तो तुरंत पता चल जाता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। शाम को ब्रोकर की तरफ से एक फॉर्मल आपको एक डॉक्यूमेंट आएगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट नोट बोला जाता है। उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होगी, उसमें सब लिखा होगा कि सर आपने कितने रुपए के शेयर हमने आपके बिहाफ पे खरीदे, ठीक है। साथ में क्या हमारी ब्रोकरेज बन रही है, क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, क्या टैक्सेशन है, ड्यूटी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या, एवरीथिंग विल बी रिटर्न ओवर देयर। नाउ यहां पर ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना, ये तो ट्रेड करवा दिया आपका भी दोनों ने मिलके। अब इसके बाद भी और एक्टिविटीज बचती हैं। क्या एक्टिविटी बचेगी पता है? मान लो कि जो बायर है, वो बायर का जो डीमैट अकाउंट है वो सीडीएसएल में, और जो सेलर है वो सेलर का डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में। तो अब क्या एनएसडीएल से शेयर्स को सीडीएसएल में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट एक्सचेंज के थ्रू होती है ना, एवरीथिंग इज लिंक्ड इन टुगेदर। तो यहां पर अगर मैं एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर हूं, समझना, तो मैं ये एक्टिविटी नहीं करवा सकता। मुझे किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड करना पड़ेगा जो मेरे क्लाइंट के शेयर्स को क्लियर करवा के देगा। क्लियर करवा के देगा मतलब उनके डीमैट अकाउंट में, बायर के डीमैट अकाउंट में क्लाइंट के शेयर्स को क्रेडिट करवाएगा और सेलर के अकाउंट से डेबिट करवाएगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है पता है, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, बड़े ब्रोकर्स, वही क्लियरिंग मेंबर भी होता है, और ऐसे ये पूरा ट्रांजेक्शन चलता है। अब मैं आपको अगर समझाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे मेंबर ऑफ एक्सचेंज, ट्रेडिंग मेंबर तो अपन ने समझा था कि भाई मेंबर ऑफ एक्सचेंज जो खुद के बिहाफ पे ट्रेड कर सकता है और क्लाइंट के बिहाफ पे भी ट्रेड कर सकता है। अब समझना, अगर कोई चीज खुद के बिहाफ पे होती है कैपिटल मार्केट्स में, तो उसको प्रोप्राइटरी बोला जाता है। प्रोप्राइटरी बोला जाता है, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क वगैरह जो होती है, ठीक है। नाउ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या है वो समझना। क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से आपका स्टॉक्स को क्लियर करवाएगा थ्रू एक्सचेंज, ठीक है। तो इट इज अ ट्रेडिंग मेंबर हु इज ऑल्सो क्लियरिंग, सो क्लियरिंग मेंबर। अच्छा, ये जो क्लियरिंग मेंबर है, ये या तो प्रोप्राइटरी बेसिस पे या फिर क्लाइंट के लिए क्या करेगा? आपका स्टॉक क्लियरिंग का काम करेगा। ट्रांजेक्शन क्लोज होगा ना, ट्रांजेक्शन सेटल करवाने का काम करेगा, ठीक है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का क्या मतलब है पता है? दे ओनली डू क्लियरिंग, ठीक है, नो ब्रोकिंग। ये लोग ब्रोकिंग नहीं करते हैं, बहुत कम बचे हैं, अब ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अब कैपिटल इतनी हो गई है, सब इतना टेक्नोलॉजी लग गया है दैट एवरी वन हु इज अ ब्रोकर इज बिकम क्लियरिंग मेंबर। नहीं तो आपको अलग से क्लियरिंग फीस देनी पड़ेगी, राइट? तो इट विल बी ऑन एडिशनल बर्डन। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर क्या है पता है? दे ओनली डू प्रोप्राइटरी क्लियरिंग, नो क्लाइंट्स। सिर्फ खुद की क्लियरिंग करते हैं, क्लाइंट की क्लियरिंग नहीं करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। पार्टिसिपेंट्स मतलब ये सब लोग, एवरीवन, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एफएनओ मार्केट। आई डोंट नो ये क्यों दिया है आपको एनआईएसएम में इस स्टेज पर आके, आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट। और मुझे नहीं लगता है कि देना भी चाहिए था, बट ठीक है, अब दे दिया है तो दे दिया है, कुछ नहीं कर सकते। देखना जरा थोड़ा, ऑथराइज्ड पर्सन नहीं यार, वो एक्चुअली क्या है, पहले रिकॉर्डिंग करी तो वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ आपको। ऑथराइज्ड पर्सन क्या होता है पता है? ही इज अ एजेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर। ये स्टॉक ब्रोकर का एजेंट होता है। स्टॉक ब्रोकर इसको एक बेसिक एक्सेस दे देता है, ठीक है, एक बेसिक एक्सेस दे देता है कि भाई तेरे को मेरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, और तेरे को ये तेरे जो क्लाइंट्स है, तेरे को सिर्फ उन क्लाइंट्स का एक्सेस है, और तू उनके बिहाफ पर खरीद बेच, और तेरे को जो भी करना है वो कर, और तेरे को जो भी एक फीस होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी एक फीस होगी वो तेरे को दे देंगे, ठीक है। यहां पर क्या होता है पता है? अथराइज्ड पर्सन वगैरह के ऑफिसेज में कभी भी सेबी वेबी की रेड नहीं पड़ेगी, मतलब पड़ सकती है बट कंप्लाइंस के लिए नहीं पड़ेगी। एक्सचेंज ऑडिट करने नहीं जाएगा अथराइज्ड पर्सन का। सब ब्रोकर जो होता है, वो सब ब्रोकर भी होता है, एजेंट ही है, बट वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है। इट इज लाइक एन एक्सटेंडेड आर्म, इट इज लाइक अ ऑफिस ऑफ द मेन ब्रोकर।
तो मेन ब्रोकर को जो कंप्लायंसेस करने वो सब ब्रोकर को भी करने। सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड विद सेबी, राइट? तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है बस। ऑथराइज्ड पर्सन बनना आसान है, सब ब्रोकर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। सब ब्रोकर में सेबी का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दोनों काम बिल्कुल सेम करेंगे, बट ये है कि अथराइज्ड पर्सन की रिस्क कम होगी, सब ब्रोकर की रिस्क ज्यादा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सिर्फ इतना बता दिया एक पैराग्राफ लिख के कि ट्रेडिंग जो होती है डेरिवेटिव्स की वो सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक होती है, मंडे से फ्राइडे, एक्सक्लूडिंग मार्केट हॉलीडेज। मार्केट हॉलीडेज की लिस्ट चाहिए तो हर साल की स्टार्टिंग में बीएसई एनएससी दोनों रिलीज कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको हायरार्की बता दी गई है। इसका भी मुझे कोई सेंस नहीं लगा, जबरदस्ती बस बीच में ट्रेडिंग मैकेनिज्म में क्यों लेके आए, रियली डोंट नो। तो ये बोल रहा है कि देखो सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, जो हेड होता है किसी भी ट्रेडिंग फर्म का, और उसके ऊपर एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो रन करे। फिर होते हैं ब्रांच मैनेजर्स। ब्रांच मैनेजर मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच खुली है उसका मैनेजर बन रहा है, वो बात नहीं है। जो मेरे ट्रेडिंग डेस्क के अलग अलग ब्रांचेस हैं, लाइक कमोडिटी ब्रांच अलग है, इक्विटी ब्रांच अलग है, एफएनओ ब्रांच अलग है, कैश इक्विटी ब्रांच अलग है, हेजिंग ब्रांच अलग है, सीडीएस ब्रांच अलग है, ठीक है। तो हर ब्रांच का मैंने एक मैनेजर बना दिया। ये क्या काम करता है? ये डीलर्स को मैनेज करता है। मेरे को जो मुद्दे की बात लगी पूरे इसमें वो ये था कि आपको ये बताया जाए कि डीलर क्या होता है। कारण क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं, आप लोग अगर अभी अंडर ग्रेड कर रहे हो, टीयर 2 कॉलेज से हो, ठीक है, और आप लोगों को है ना ये चीज बहुत इंटाइस करेगी। कैसे इंटाइस करेगी कि यार इक्विटी डीलर का रोल आया सर, मैं कर लूँ क्या? बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, नेवर डू दैट। इक्विटी डीलर का पता है मतलब क्या होगा? यू विल बी सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और आप बाय और सेल का ऑर्डर पंच कर रहे हो। यू आर अ डीलर, यू आर नॉट अ ट्रेडर। दोनों में बहुत फर्क है। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर अपना दिमाग लगा के ट्रेड करेगा, डीलर सिर्फ डील करेगा, कार्ड डील करने वाला बंदा, राइट, जो कार्ड्स को डील करता है, कार्ड को पीस के बांटता है पत्तों को। उसका क्या रोल है बताओ आप? तो आप पूरी जीवन ये करना चाहते हो तो कर लो, यू विल बी एट अ लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की। यू कैन ओनली सी एंड मैनेज योर ओन ट्रेड्स, मतलब जो ट्रेड्स आपको बोले गए करने के लिए आपको सिर्फ वही दिखेंगे, और आप उन्हीं को बाय सेल, स्टॉप लॉस आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना, क्लाइंट फोन लगा रहे, ये सब कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप, इसके ऊपर बात करी गई है कि भाई क्लाइंट और ब्रोकर की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, वो रिलेशनशिप कैसी दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आप क्लाइंट का केवाईसी कंप्लीट कराओगे, क्लाइंट का आप नो योर क्लाइंट कंप्लीट कराओगे, नो योर कस्टमर कंप्लीट कराओगे, उसमें प्रॉपर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो जो भी सेबी और एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है वो होगा। दूसरा एग्जीक्यूशन होगा क्लाइंट और ब्रोकर एग्रीमेंट का। बिलीव मी, अगर ऑफलाइन कभी डीमैट अकाउंट ओपन करने का सौभाग्य मिलेगा, आपके पेन की इंक खत्म हो जाएगी, वो इतनी जगह साइन लेगा आपसे, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। हर पेज पे 4-4 साइन करो, 2 ऊपर एक साइड में एक नीचे, ठीक है। ऐसे ऐसे इतने सारे साइंस होते हैं, बट यू हैव टू अंडरगो अंडर दैट एग्रीमेंट। वो सेबी की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी क्लाइंट और ब्रोकर है ये इन शर्तों पे एग्री हो। उसमें आपको पूरे चार्जेस भी मिलेंगे, आप चार्जेस सभी एग्री होते हो, बहुत सारी चीज़ों से एग्री होते हो कि भाई कभी अगर हमारी गलती से हम आपकी पोजीशन काट नहीं पाए और आपको उतना लॉस हो गया जितना पैसा तो आपके अकाउंट में था भी नहीं, समझना, उससे ज्यादा लॉस हो गया आपको। जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपए था और आपने कोई शॉर्ट करके बैठे हो, आप किसी स्टॉक को आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, 5 लाख रुपीज से। अब वो क्या हुआ, वो स्टॉक ऊपर भाग गया, और ऊपर भागा तो उसका नुकसान जो था आपको जो हो रहा था पीएनएल में, वो 5 लाख के ऊपर हो रहा था, होना स्टार्ट हुआ। तो आइडियली जीरोधा को पोजीशन कट कर देनी चाहिए जैसे ही 5 लाख होता है, कि भाई अब तो क्लाइंट है भी नहीं, क्लाइंट भी कट नहीं कर रहा, और अपने लॉस अपन जेब से थोड़ा ना भरेगा ब्रोकर, ठीक है। बट ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच जीरोधा वो पोजीशन नहीं कट कर पाया, और जीरोधा ने वो पोजीशन कट करी 7.5 लाख के नुकसान पे, समझ रहे हो? तो आपको उसको बचे हुए 2.5 लाख रुपए देना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट। वो लीगली क्लेम कर सकता है, बैंक्रप्सी फाइल करवा सकता है, आपका घर बिकवा देगा, समझना। ये जरूरी है भाई, पैसे का सौदा होता है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल। आप ये तो सोचना ही मत कि मैं ब्रोकर को चूना लगा दूंगा, मतलब लिटरली मैं आपको एज अ मेंटोर ही एडवाइस कर रहा हूँ। अपनी लाइफ में अपनी जो एनर्जी है, अपने जो थॉट्स हैं, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो,
अगर ये छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े रहोगे ना जीवन भर की, ये कूपन, ये 5 रुपए यहाँ बचेंगे, 10 रुपए यहाँ बचेंगे, इसको ये लूप होल निकाल देता हूँ, पूरी लाइफ विल बी स्ट्रगलिंग, ट्रस्ट मी। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट द अबंडेंस ऑफ द लाइफ एंड लाइफ विल स्टार्ट गिविंग यू, राइट। एंड फिर क्या है कि दोनों आपस में इंश्योर करे कि टाइमली पे इन हो, टाइमली पे आउट हो। अगर माइनस में बैलेंस चल रहा है तो आप तुरंत उसको फंड करो, और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करी है विड्रॉल की तो वो विड्रॉल रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर्स कंप्लीट हो जाए। अब देखिए भैया, अब अपन बात करते हैं ऑर्डर्स की। ठीक है, कि ऑर्डर्स जो होते हैं वो कितने तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखना, ये सब आपको प्रैक्टिकली भी हमने देखा हुआ है, और नहीं भी देखा है तो मैं भी बता दूंगा, वैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा देखना है। एक होता है डे ऑर्डर। डे ऑर्डर का क्या मतलब होता है पता है? मैंने 9 o'clock सुबह 9:15 9:30 को खरीदा, और अगर मैंने डे ऑर्डर लगाया, मैंने इंट्रा डे ट्रेड करा है ये वाला, तो अगर मैं इसको नहीं भी स्क्वायर ऑफ करता हूं तो 3:15 को ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड कट जाएगा। भले ही मैं प्रॉफिट में हूं या नुकसान में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सुबह 9:30 पे इंट्राडे ऑर्डर पंच कर दिया है, ठीक है, और आप भूल गए, आपके घर की लाइट चली गई, मोबाइल भी बंद है, लैपटॉप में भी बैटरी नहीं है, तो ब्रोकर जो है ना आपका, वो एग्जैक्टली 3:15 से 3:20 के बीच में स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देगा ट्रेड, और मार्केट बंद होने के पहले पहले वो ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा विदाउट आस्किंग योर परमिशन, बिकॉज आपने ऑलरेडी डे ट्रेड करा था, डे ऑर्डर डाला था। ठीक है, दूसरा होता है इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल क्या होता है पता है? जैसे आपको प्राइस दिख रहा है 366 मार्केट में, ठीक है, किसी स्टॉक का, आपको डर है कि आपके खरीदते खरीदते ये प्राइस 366.50 ना हो जाए, और मान लीजिए आपको सिर्फ 366 में ही खरीदना है। ठीक है, तो आप आईओसी ऑर्डर डालो, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर 366। या तो 366 में आपने जैसे आईओसी ऑर्डर पंच करा, अगर वो 366 में कोई सेलर अवेलेबल होगा तो वो तुरंत बाय कर लेगा, नहीं तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, ड्यू नहीं रखेगा, लॉन्ग ड्यू नहीं रखेगा, पेंडिंग नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये सारे टाइम ऑर्डर है। देखो, आप समय के साथ बात हो रही है, पूरा दिन आपके ऑर्डर को मैं ओपन रखूंगा, उसके बाद कैंसिल कर दूंगा। दूसरा, या तो तुरंत ऑर्डर होगा या तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तीसरा आप देखोगे जीटीटी। जीटीटी का मतलब क्या होता है? गुड स्टिल ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय गुड टिल ट्रेड? कि भाई मैंने, मान लीजिए मेरे पास कोई स्टॉक रखा है डाबर का, ठीक है, मैंने अभी वो स्टॉक 425 पे चल रहा है, मैंने उसका 500 रुपीज का जीटीटी ऑर्डर लगा के पंच कर दिया, 500 रुपए का जीटीटी ऑर्डर लगा के मैंने पंच कर दिया। अब क्या होगा? वो ऑर्डर है ना तब तक ओपन रहेगा जब तक ये स्टॉक 500 रुपीज नहीं आ जाता, और जिस भी दिन ये 500 रुपए आ गया, भले ही आप हिमालय में भी बैठे हो, ठीक है, वो स्टॉक ऑर्डर आपका मार्केट में पंच हो जाएगा और वो ट्रेड हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये तीनों देख रहे हो आप, तीनों में टाइम का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, साथ में क्या होता है, जब प्राइस की कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन एक साथ लगा सकते हो आप ऑर्डर में। मतलब आप डे ऑर्डर को लिमिट में लगा सकते हो, मार्केट पे लगा सकते हो, एसएल पे लगा सकते हो। आप आईओसी को लिमिट पे लगा सकते हो, मार्केट पे लगा सकते हो, एसएल पे लगता नहीं है। आप जीटीटी को लिमिट पे लगा सकते हो, मार्केट पे लगता नहीं है, एसएल पे लग जाएगा, राइट। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर होता है, से फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइस अभी 366 चल रहा है, मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं 365.50 का ऑर्डर डाल दूंगा, ये मैंने लिमिट ऑर्डर डाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि अगर 365.50 पे सेलर खड़ा है, एग्री हो गया है देने के लिए, तभी मैं खरीदूंगा, नहीं तो मेरे को नहीं खरीदना। अगर ऊपर चला जाएगा तो आई एम रेडी टू लीव द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब मार्केट में फोमो होता है, या आप मान लो बड़े इन्वेस्टर हो, बड़े इन्वेस्टर है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको 10x के लिए, 5x के लिए कोई स्टॉक खरीदना है, 5 साल 10 साल के लिए, तब आप खरीदते समय 10 पैसे 20 पैसे थोड़ा ना देखोगे यार। लॉजिकल समझना, देखो 10 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना है एचयूएल का, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल एचयूएल अभी 3700 चल रहा है, 3700 रुपीज चल रहा है प्राइस, तो तू इसको क्या 3699.50 पे डालेगा क्या? भाई क्या करेगा 50 पैसे बचा के? कहां लेके जाएगा इतना पैसा? समझ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं अपन पता है? कि मेरे को एचयूएल खरीदना है 100 या 1000 क्वांटिटी एट मार्केट वैल्यू,
मतलब मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होगा? बाय एट एनी प्राइस, किसी भी प्राइस पे बाय कर दो, जो प्राइस पे सेलर अवेलेबल है खरीद लो उससे, मेरे को क्वांटिटी पूरी करा के दो बस, मेरे को नहीं पतला। ये होता है मार्केट ऑर्डर। एसएल ऑर्डर क्या होता है पता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है पता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज चल रहा है ना? आप चाहते हो कि आप स्टॉक बाय करो जब स्टॉक का प्राइस 210 के ऊपर चला जाए, तभी बाय करूंगा, मेरे को 200 पे बाय नहीं करना है। सर ये कौन सी बेवकूफी वाली बात है? जब आपको पता है कि 200 पे है अभी स्टॉक और स्टॉक का प्राइस 210 पे जाएगा, उसके बाद आप बाय करोगे तो 200 पे ही बाय कर लो। नहीं, ये बेवकूफी नहीं है। यू आर इन इडियट अगर आपको ये बेवकूफी लगती है तो। उस स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा 209 पे, अगर वो 209 के ऊपर जाता है तो उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर हो सकता है 209 में 200 पे खरीद लूं और यहां से वो नीचे चला जाए। आपको ये समझ में आ रही है बात? तो मुझे मान लो एक मिनट के लिए कि मेरे तो अब जिद है कि मुझे अगर खरीदना है तो 210 पे ही खरीदना है, 210 के ऊपर जाएगा मैं खरीद लूंगा। तो ये आपका ट्रिगर इवेंट हो गया। ट्रिगर इवेंट क्या हुआ पता है? आपने जब एसएल ऑर्डर आप लगाते हो तो आपको दो प्राइस डालने पड़ेंगे। एक प्राइस आपको डालना पड़ेगा ट्रिगर प्राइस, और एक आपको प्राइस डालना पड़ेगा ऑर्डर प्राइस। ट्रिगर प्राइस आपने डाला 210, तो अब जैसे ही ये स्टॉक 210 रुपए टच कर जाएगा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जैसे ही 209.95 से बढ़ के 210 हो जाएगी, वैसे ही ये ऑर्डर मार्केट में ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो जाएगा मतलब ये ऑर्डर मार्केट में पंच हो जाएगा। आपने अगर ऑर्डर मार्केट प्राइस पे मार्केट ऑर्डर डाला हुआ है तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए ऑर्डर प्राइस डाला हुआ है कि मैं तो 199.90 पे ही खरीदूंगा, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब आपने ये एसएल ऑर्डर डाल दिया, मान लीजिए ये आपका एसएल ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये है कि 200 रुपए का जो अभी स्टॉक है, ये स्टॉक जब 210 रुपए का होगा तो आपका एक ऑर्डर ब्रोकर्स के पास से एक्सचेंज में लग जाएगा, और वो ऑर्डर होगा टू बाय द शेयर एट 199.90, कि वापस अगर 10 पैसे नीचे आता है तो खरीद लेना। नहीं सॉरी, वापस अगर 10 पैसे नीचे आता है तो खरीद लेना, नहीं तो मत खरीदना। 209.90, सो सॉरी, है ना? मैं आपको एक बार इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, उसके बाद हो सकता है आपको इसमें कभी भी कोई क्वेरी ना आए। तो हम एक मिनट देखते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये जीपीपीएल करके एक स्टॉक है, रैंडमली मैंने लिया है, गुजरात पिपापाव पोर्ट लिमिटेड। अभी ये 219.20 का चल रहा है। मैं बाय ओपन करता हूँ, थोड़ा यहाँ देख लो ज़रा क्या क्या होता है बाय में। ठीक है, बाय में क्या होगा? रेगुलर ऑर्डर अगर अपने को डालना है, अपन जो है वही समझेंगे। अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो ये डे ऑर्डर लग जाएगा। डे ऑर्डर मतलब आज शाम को ऑटोमेटिकली सेल ऑफ हो जाएगा अगर मैंने सेल नहीं करा तो। लॉन्ग टर्म है मतलब, लॉन्ग टर्म है मतलब ये चलता रहेगा, मेरे पास डीमैट में आएगा। आप देख रहे हो इस स्टॉक में अगर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं तो एक स्टॉक को खरीदने के लिए मेरे को सिर्फ 43 रुपीज चाहिए, और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता हूं तो एक स्टॉक को खरीदने के लिए मेरे को एग्जैक्टली स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वही चाहिए। ये देखिए 219.11, 219.11, राइट? सो ये इंट्राडे और लॉन्ग टर्म डिसाइड करोगे। जैसे ही मान लीजिए आपने इंट्राडे डिसाइड करा, फिर वो आपसे पूछता है कि आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट ऑर्डर लगाना है। अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूं, समझना, मार्केट ऑर्डर अगर मैं लगाता हूं तो क्या करेगा? तुरंत जो प्राइस पे सेलर खड़ा होगा, सेलर किस प्राइस पे खड़ा है? 219.20, उस पर खरीद लेगा वो। लास्ट ट्रेड किस पे हुआ है? 219.11, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस प्राइस पे सेलर खड़ा है उस प्राइस पे खरीद लेगा। 750 क्वांटिटी। सर अगर मैंने 1000 क्वांटिटी लगा दी तो 750 इस प्राइस पे खरीदेगा, फिर उसके बाद 17 इस प्राइस पे खरीदेगा, फिर 5 इस प्राइस पे खरीदेगा। वो आपकी क्वांटिटी फिल करने की कोशिश करेगा। लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब है पता है? लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपको इसको बाय करना है 208 रुपए में, कि अगर ये 208 रुपए गिर के आज आ जाता है, यहां से 10 रुपए 11 रुपए नीचे गिरता है, तभी खरीदना, नहीं तो नहीं खरीदना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे ही आप करते हो आप देखोगे ट्रिगर इवेंट ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये है, अब देखना कि ये 219.19 है,
मेरे को खरीदना है अगर स्टॉक का प्राइस 225 रुपए टच कर जाए तो, बट खरीदना है 224 रुपए पे। पहले एक बार 225 टच करने दो, उसके बाद 224 आएगा और फिर मैं वापस भाग जाऊंगा लेके ऊपर। ये आइडिया, यार लोगों के अपने अपने शौक होते हैं, मतलब हैं चावल टाइप के जो इस तरह के। ठीक है, वैलिडिटी क्या होगी? आईओसी। आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल, कैंसिल इफ नॉट इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। और मिनट्स मतलब आप कितने मिनट तक ऑर्डर को ओपन रखना चाहते हो। अगर आप 2 मिनट रखना चाहते हो तो 2 मिनट तक ऑर्डर ओपन रहेगा, 2 मिनट में अगर ट्रेड हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ट्रेड आपका, ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको सभी तरह के ऑर्डर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस कि उसको बेसिक कैपिटल मार्केट्स की, स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होवे। ठीक है, अब देखना ऑर्डर मैचिंग रूल क्या होता है। ऑर्डर मैचिंग रूल में क्या होगा पता है? मैचिंग नहीं होता, मैचिंग होता है। तो ऑर्डर मैचिंग रूल क्या होगा? वो इंदौरी भाषा है, मैचिंग, है ना, मैचिंग सेंटर ना। ऑर्डर मैचिंग रूल क्या होगा? ऑर्डर मैचिंग रूल टाइम और प्राइस पे बेस्ड होता है। मतलब सबसे पहले जिसने ऑर्डर लगाया उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके साथ प्राइस की भी एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए सर? सबसे पहले बाइंग उसकी होगी जिसने हाईएस्ट प्राइस लगाया है बाइंग के लिए, और सबसे पहले सेलिंग उसकी होगी जिसने लोएस्ट प्राइस लगाया है। मतलब मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस किसने लगाया है, और मैं तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा ट्रांजैक्शन को। ठीक है, और जिसने सबसे पहले सबसे लोएस्ट सेल ऑर्डर मारा है, वो मतलब बेसिकली जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट तब होंगे जब उन्हें नुकसान होगा। बायर ने अगर हायर प्राइस लगा दिया तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, बायर सेलर ने अगर लोअर प्राइस लगा दिया तो तुरंत सेल हो जाएगा ऑर्डर। समझना। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि स्टॉक की एलिजिबिलिटी क्या होती है। वो स्टॉक जो होगा वो कब एक डेरिवेटिव स्टॉक बनता है। डेरिवेटिव मतलब कब उसका फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। सबसे पहले तो वो जो स्टॉक है वो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में से एक होना चाहिए। मतलब या तो वो BSE 500 में होना चाहिए या वो NSE 500 में होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, उसका जो MQSOS है। सर व्हाट इज MQSOS? मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज दैट इज मोर देन 25 लाख। पता है आपको मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा समझना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कितने रुपए लगेंगे बाय और सेल में, कि स्टॉक, ध्यान से समझना, कितने रुपए लगेंगे बाय या सेल करने में स्टॉक को, कि उस स्टॉक में इतना मूवमेंट आ जाए जो 25% ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर हो। मतलब अगर किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, समझना, किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का है, तो उसका 25% कितना हुआ? क्वार्टर कितना हुआ? 20.25%। और मान लीजिए उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पर 100 करोड़ की है, तो इसका मतलब ये है कि उसका MQSOS कितना हो गया? 25 लाख रुपए हो गया, क्योंकि 100 करोड़ का 0.25% इस 25 लाख रुपए। समझ में आ रहा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ मिलता है सर? NSE की वेबसाइट पे मिल जाता है, आप निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अभी तक आप लोगों को। फिर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कि इस स्टॉक में मिनिमम लोगों की 500 करोड़ रुपए की तो पोजीशन खड़ी होना चाहिए। मतलब एट अ टाइम लोगों के पास 500 करोड़ रुपीस या तो इन्वेस्टेड होना चाहिए या ट्रेडेड होना चाहिए, वो पोजीशन ओपन होनी चाहिए 500 करोड़ रुपए की। ठीक है, और एवरेज का जो डेली डिलीवरी वैल्यू होता है, मतलब क्या होता है? डेली एक डेटा आता है कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स कितने करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ,
और उसमें से कितना जो ट्रेड हुआ वो डिलीवरी बेस्ड हुआ। तो वो जो अमाउंट है ना, डिलीवरी मतलब वो बाकी का ट्रेड क्या हुआ, फिर इंट्राडे हो गया, काट दी पोजीशन मार्केट बंद होने के पहले। ठीक है, और जो डिलीवरी है वो लोग घर लेके चले गए लॉन्ग टर्म के लिए, उनके अब डीमैट अकाउंट में सेटल होगा पोजीशन। समझ में आ गया सर? प्लीज अंडरस्टैंड, वो 10 करोड़ रुपए के ऊपर होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, रोज 10 करोड़ रुपए की डिलीवरी उठना चाहिए उसकी। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है ये लास्ट 6 मंथ्स में पूरी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पिछले 6 महीने में आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में हो, जो आपका क्वार्टर मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर है ना, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज जो है वो 25 लाख रुपए के ऊपर हो, आपका जो मार्केट में टोटल पोजीशन खड़ा है वो 500 करोड़ के ऊपर हो, और आपका जो पिछले 6 महीने में डेली डिलीवरी वैल्यू का एवरेज है वो 10 करोड़ रुपए के ऊपर हो। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पिछले 6 महीने में अगर आप मीट कर पाते हो तो एक्सचेंज कंसिडर करता है या सेबी कंसिडर करेगा कि आपको एफएनओ में डालना है कि नहीं डालना है। ठीक है, एक बार अगर आपको एफएनओ में डाल दिया तो आपको ये एलिजिबिलिटी कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आप लगातार 3 महीने तक मेंटेन नहीं कर पाए, लगातार 3 महीने तक अगर इसमें से कोई भी एक चीज चूक गई, तो आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के नए कॉन्ट्रैक्ट नई एक्सपायरी के अगले महीने के उसके बाद के महीने के आना बंद हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में नया ट्रेड नहीं इंटर कर सकता। जो लोगों ने एग्जिस्टिंग ट्रेड ले रखे हैं सिर्फ वही लोग अपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि दो लेग होंगे, जिसने बाय करा होगा सेल भी करा होगा तो स्क्वायर ऑफ तो होगा ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड हो सकते हैं। अब सर इसके पीछे लॉजिक क्या है ये लिस्ट बनाने का? यार देखो, ये तो लॉ है ना, एंड लॉ डज नॉट हैज एनी लॉजिक। लॉ का कोई लॉजिक थोड़ा ना होता है, लॉ तो लॉ होता है ब्रो, इसका क्या लॉजिक होगा? ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हो आप? इंडेक्स, जैसे देखना, हमने देखा निफ्टी भी ट्रेड होता है, निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप का फ्यूचर ट्रेड नहीं होता। बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड होता है, लेकिन आईटी निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड नहीं होता। समझना, एफएमसीजी निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड नहीं होता, टूरिज्म निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, निफ्टी इंडेक्स भी जो है ना, अलग अलग इंडेक्स है, उनके भी डेरिवेटिव्स में जाने के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। क्या मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है? नंबर वन कि उसके जो जितने भी स्टॉक हैं उस इंडेक्स में 80% जो स्टॉक्स हैं, जैसे 10 स्टॉक का इंडेक्स है, मान लो 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है, तो 30 में से 24 स्टॉक जो हैं वो एलिजिबल होना चाहिए एट अ टाइम डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए। मतलब 30 स्टॉक का अगर मैंने एक नया इंडेक्स बनाया तो उसमें से 24 स्टॉक्स ये चारों रिक्वायरमेंट मीट करते हो पिछले 6 महीने में, है ना, उनको मैं डेरिवेटिव में इंक्लूड कर सकता हूं। और जो बचे हुए 20% स्टॉक हैं आपके पास, द रिमेनिंग 20%, ठीक है, जो रिमेनिंग 20% स्टॉक है उसमें से कोई भी एक स्टॉक 5% से ज्यादा की वैल्यू नहीं होल्ड करना चाहिए, है ना। मतलब रिमेनिंग कितने हुए? 30 में से 24, समझना, 30 में से 24 स्टॉक तो डेरिवेटिव वाले हैं, 6 स्टॉक है वो इनएलिजिबल है, वो डेरिवेटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो 6 स्टॉक में कोई एक स्टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए जो मार्केट में 5% का इंडेक्स में 5% का वेट रखता हो। समझ में आ रहा है? उसका रिप्रेजेंटेशन 5% से नीचे होना चाहिए। सर ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस हैज हैपेंड? दिस हैज हैपेंड बिकॉज दे हैव सेड कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा सर, मेरे को समझ में आया। अब मेरे को आगे क्या करना है? अब आगे आपको और पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग आगे कर रहे हैं इसको, आई विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक से पूरा एनएसएम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब विदाउट एनी डिले विल जस्ट फट 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 हम हफ्ते में 3 सेशंस लेके आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और अब छोटे छोटे सेशंस ही बचे हैं, कोई ज़्यादा मीट बचा नहीं है। तो आप अगर चाहें तो अपने एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं 1 महीने बाद का, 1.5 महीने बाद का, 2 महीने बाद का, जब आप कंफर्टेबल हो देने के लिए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा यार फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, मैं ये तो मना नहीं करूंगा आपको कि आप अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल्स ना मनाएं। डेफिनेटली यार, हम सब लोग महीने साल साल भर पूरी स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू स्पेंड सम वेरी गुड टाइम विद आवर फैमिली। ठीक है, कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। सो
डेफिनेटली डू दैट ऑल सेलिब्रेशन। अभी गणेश चतुर्थी गया है, नौ दुर्गा आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद दिवाली एंड दशहरा एंड ऑल दोज थिंग्स विल, क्रिसमस तक चलता ही रहेगा। बट यार इसमें है ना, अपनी अपस्किलिंग को मत भूल जाना, अपने गोल्स को मत भूल जाना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।